हेलो सभी छात्रों को नमस्कार। जैसा कि हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट 3 का एक टॉपिक यूनिट 3 का, और टॉपिक हमारा चल रहा था रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब आप जानते हैं, और रेस्पिरेशन जो था उसका पार्ट नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं, ये पार्ट नंबर 2 है। और जो रेस्पिरेशन है इसमें पार्ट नंबर 1 में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। अब मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? हिंदी में हम बोलते हैं श्वसन की क्रियाविधि या श्वसन की कार्यकी। तो हम श्वसन की क्रियाविधि पढ़ेंगे, और श्वसन की क्रियाविधि कितने चरणों में होगी तो उन स्टेप्स को हम देखेंगे। तो इसकी जो क्रियाविधि है, जो मैकेनिज्म है, उसको हम 4 स्टेप्स में जो है कंप्लीट करते हैं। वो 4 स्टेप कौन कौन से हैं तो वो देखते हैं। देखिए, पहला स्टेप जो है वो है ब्रीथिंग। पहला स्टेप क्या है? ब्रीदिंग है। और जो ब्रीदिंग है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लेते हैं, इसको कहते हैं हम सांस लेने की प्रक्रिया। इसको हम क्या कहते हैं? श्वास लेने की प्रक्रिया कहते हैं। और जो श्वास लेने की प्रक्रिया है इसका मतलब क्या होता है कि फेफड़ों के अंदर और बाहर वायु का आना जाना, यानी जो वायु है, जो एयर है, उसका फेफड़ों के अंदर प्रवेश और दूसरा निकास। तो दोनों काम हो गए, एक तो अंदर प्रवेश करना और एक निकास। तो वायु जो है फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती है और बाहर निकलती है, तो वो प्रवेश संवातन या मैं कहूँ कि ब्रीदिंग होता है। बात करते हैं हम दूसरे स्टेप की, उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो है इसको हम बोलते हैं बाह्य श्वसन। क्या बोलते हैं इसको? बाह्य श्वसन बोलते हैं।
इसको हम वेंटिलेशन या सांस लेना भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय फेफड़ों में होता है। यानी हम ये कहें कि वायु और रक्त के बीच, वायु होगी और रक्त होगी, इन दोनों के बीच, इनके मध्य इन दोनों के मध्य ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान यह होता है। तीसरा स्टेप अगर आप देखो तो उसमें होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन तीसरा स्टेप कौन सा है? इंटरनल रेस्पिरेशन। इसको बोलते हैं हम हिंदी में अंतःश्वसन। और जो अंतःश्वसन है, इसका मतलब गैसों का आदान प्रदान तो होगा, गैसों का आदान प्रदान। और गैसों का आदान प्रदान कौन कौन सी? दोनों, ऑक्सीजन भी और CO2 भी। दोनों प्रकार की गैसों का आदान प्रदान ये किसके बीच में हो? ये होना चाहिए साहब आपके रक्त व विभिन्न प्रकार के जो शरीर के ऊतक हैं, ब्लड और टिश्यूज, उनके बीच में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो उसे हम कहते हैं अंतःश्वसन। और इसका जो फोर्थ पॉइंट है, जहाँ पर मैकेनिज्म कंप्लीट होती है रेस्पिरेशन की, उसे हम कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन, यानी कोशिकीय श्वसन। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, कोशिकीय श्वसन, इससे तात्पर्य हमारा क्या होगा? इससे तात्पर्य हमारा होगा कोशिका में, जो कोशिका है इसके भीतर ATP का उत्पादन। तो कोशिकीय श्वसन में हमें एक चीज़ ध्यान में देने की है कि ATP का कोशिका में उत्पादन कैसे होता है। तो जो रेस्पिरेशन है उसका हमने मैकेनिज्म में जो मुख्य स्टेप्स थे वो देखे, तो कुल मिलाकर के 4 स्टेप में ये कंप्लीट होती है। पहली स्टेप आपने देखी ब्रीदिंग। ब्रीदिंग को अगर आप एक और शब्द से जान सकते हैं, इसको बोलते हैं श्वासोच्छ्वासन। श्वास ये भी कहते हैं अपन ब्रीदिंग को, यानी वायुमंडल की ऑक्सीजन युक्त शुद्ध वायु के फेफड़ों के भीतर पहुंचना और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अशुद्ध वायु का बाहर निकलने की जो प्रक्रिया है उसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। और ब्रीदिंग में जो सहायक अंग होते हैं
मुख्यतः फेफड़े होते हैं और फेफड़ों की क्रिया के द्वारा ही क्या है कि फेफड़ों के अंदर वायु को भरा जाता है, फेफड़ों से ही वायु को बाहर निकाला जाता है। और इस क्रिया में क्या है कि दो चीज़ें काम करती है ब्रीदिंग की क्रिया में, और वो दो चीज़ें जो काम करती है उनमें एक जो है वो तो आपकी इंटरकोस्टल मसल्स होती है, इंटरकोस्टल मसल्स, और दूसरा जो है डायफ्राम होता है, डायफ्राम। और इंटरकोस्टल मसल्स दोनों प्रकार की, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स दोनों प्रकार की मसल्स इस क्रिया में हेल्पफुल होती है। इसके बाद में हमने देखा था दूसरा टॉपिक, इसमें दूसरा जो टॉपिक था वो था बाह्य श्वसन और एक था अंतःश्वसन। बाह्य श्वसन का मतलब तो यही होता है भाई, जो फेफड़ों में वायु कूपिकाएँ हैं और फेफड़े हैं उनके बीच में गैसों का आदान प्रदान। तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो जो ये प्रोसेस है इस क्रिया में दो स्टेप हमें दिखाई देती है। एक तो इंस्पिरेशन यानी अंतःश्वसन। अंतःश्वसन में क्या होता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल्स हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं और साथ में रिब्स हैं, ये दोनों मिलकर के कंबाइंडली फंक्शन करते हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में क्या होता है, संकुचन होता है, जिसे कि आप बोलते हो कॉन्ट्रैक्शन। इनके अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। जब इनमें संकुचन होता है तो जो रिब्स हैं वो फॉरवर्डेड हो जाती है। फॉरवर्डेड का मतलब क्या होता है, आगे की ओर निकल जाना, और आगे की ओर खिंचती है तो इससे क्या है कि स्टर्नम नीचे की ओर चला जाता है, और इससे डायफ्राम है तो उसके ऊपर इन दोनों के रिजल्ट से क्या होगा, जो हमारा डायफ्राम है उस डायफ्राम पे भी क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, इसमें कंस्ट्रिक्शन होता है, और इसके फलस्वरूप क्या होता है कि डायफ्राम है वो फ्लैट हो जाता है गुंबद के आकार से, यानी डोम लाइक जो स्ट्रक्चर था उससे कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। और फ्लैट हो जाने से क्या है, हमारी जो थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी, उसका जो वॉल्यूम है उसमें क्या हो जाता है, इम्प्रूवमेंट हो जाता है, जिसे हम कहेंगे इंक्रीज हो जाता है, यानी बढ़ जाता है। और जब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है तो इसमें वायु का प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, और बाहर वायु का प्रेशर ज़्यादा है। इंक्रीज होने से जो एयर का प्रेशर है, एयर प्रेशर वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज होने से जो बाहर वायु है, आउटसाइड में जो एयर होगी वो दौड़ करके अंदर चली जाएगी, तो इसे हम कहेंगे इनहेलेशन यानी अंदर की तरफ। ये प्रक्रिया कहलाती है निश्वसन। और दूसरा हम स्टेप देख रहे थे एक्सपीरेशन, और एक्सपीरेशन जो है यानी बाह्य श्वसन, उच्च श्वसन,
इसमें क्या होता है, जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है, इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और साथ में जो डायफ्राम था, डायफ्राम की जो रेडियल मसल्स हैं, उन दोनों के मिले जुले प्रभाव से इंस्पिरेशन होता है। तो इसमें इन दोनों के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब तो संकुचन होता ही है, तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम जो है, इन दोनों के बीच में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब संकुचन होता है, तो इससे क्या है कि जो पसलियां हैं वो अंदर की तरफ खिंचती है, और डायफ्राम जो है, ये डायफ्राम एज ए रिजल्ट, डायफ्राम जो है वो डोम लाइक हो जाता है, यानी गुंबद नुमा। और जैसे ही ये गुंबद नुमा होगा तो हम ये कहेंगे ये हमारे फेफड़े हैं, और यहाँ पर जो डायफ्राम था वो निश्वसन में ऐसे था, लेकिन यहाँ पर ये इस तरह से डोम लाइक होगा, तो इसके ऊपर क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। जो तो थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी वो क्या है, प्रेशर क्रिएट करती है, और थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम होगा, थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जैसे ही इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, तो जो इसके अंदर एयर प्रेशर है वो क्या है, बढ़ जाएगा। और जैसे ही इसमें एयर प्रेशर बढ़ेगा, तो जो फेफड़ों के अंदर एयर है वो आउट हो जाएगी, और आउट होकर के कहाँ चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, यानी वातावरण में। क्योंकि यहाँ पर एयर प्रेशर कम है और यहाँ अंदर हो गया ज़्यादा, तो इसलिए फेफड़ों की वायु बाहर निकल जाएगी। तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे एक्सपीरेशन। जब सामान्य श्वसन योग्य वायु के तत्व होते हैं तो उसमें हम ऑक्सीजन देखते हैं 21% निश्वसन के समय, कार्बन डाइऑक्साइड जो वायु में है 0.03%, नाइट्रोजन जो है 79%, अन्य गैसें लगभग 1%, जलवाष्प जो वातावरण में होती है ये होता है। लेकिन जैसे ही उच्छोषण होगा तो ऑक्सीजन घट के आएगी 16.5%, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ के आएगी, और नाइट्रोजन जो थी लगभग उतनी की उतनी आएगी, अन्य गैसें भी उतनी की उतनी आएगी। तो इस तरह से मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन जो है हम उसको समझ सकते हैं, जिसमें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन आपने देखे ही हैं। अब अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यानी गैसों का आदान प्रदान किस तरह से होता है। उस टॉपिक को लेकर के हम इस यूनिट को आगे बढ़ाएंगे। साथ में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है उसके बारे में भी हम कुछ चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आप सबका जो है बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखते जाइए, और किसी भी तरह की कोई समस्या हो रिलेटेड कंटेंट से तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपनी क्यूरी छोड़ सकते हैं, या आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने जो कंटेंट है उसको कंप्लीट कर सकें और अपनी समस्या का समाधान पा सकें। इसके लिए आप अपने प्रश्न कॉलेज के चैनल के कॉलेज का जो यूट्यूब चैनल है
उसके कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, और उससे क्या है कि हम आपकी समस्या का समाधान कर पाएंगे। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।